Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to start lecture number 4 of chapter 2 for class 8 and 9, page number 31 and 32 in book. Topic है हमारा theory, law and principle. So dear student, पहला इसमें है theory. What is theory? अब हमने पिछले जो बायोलॉजिकल मेथड है उसमें पढ़ा था कि पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन वाला है, फिर उसके बाद डिडक्शन होता है, इफ़ एंड देन वाला स्टेटमेंट, फिर जाके एक्सपेरिमेंट होता है। तो अब जब हम कोई भी हाइपोथेसिस के ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते हैं और सेम आंसर आ जाता है, दोबारा वही आंसर आ जाता है हर हाइपोथेसिस से, तो फिर हम कहते हैं कि ये हाइपोथेसिस थ्योरी बन गई है। When more research is carried out on a hypothesis and all the available evidence favor it, then it becomes theory. तो यही है कि अगर हम कहते हैं कि जिस तरह था एक hypothesis how plasmodium is transmitted into human beings या what is the cause of malaria, तो इस तरह इस पे जब हम बार बार रिसर्च करते हैं और वो रिसर्च बार बार वही आंसर दे जाए हाइपोथेसिस का, तो फिर हम कहते हैं ये थ्योरी बन गई है। एक्सप्लेनेशन: व्हेन अ हाइपोथेसिस हैज़ बीन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट कीप ऑन ट्राइंग टू डू मोर एक्सपेरिमेंट ऑन इट। इसी तरह के एक हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, तजुर्बे के ज़रिए प्रूव हो जाता है, फिर भी साइंसदान दोबारा कोशिश करते हैं, उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। When a hypothesis is proved by many experiments, scientists develop more hypotheses from it and test them experimentally. अब अगर एक हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव हो जाता है तो फिर साइंसदान नए हाइपोथेसिस उसके मुतल्लिक बनाते हैं और उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर वो भी कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम उस पुराने वाले हाइपोथेसिस को थ्योरी का नाम देते हैं। यहाँ पे है इफ़ द न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम्स अ थ्योरी। फॉर एग्जांपल, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये बायो में एक थ्योरी है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये भी एक थ्योरी है लेकिन केमिस्ट्री में है। और ये मैं बताता चलूँ कि थ्योरी फिर भी एक स्टेज पे गलत हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ। इफ़ अ थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट, इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल। अब अगर उस थ्योरी के ऊपर हम बार बार एक्सपेरिमेंट करें और वही आंसर हमारे पास आ जाए, तो फिर हम उस थ्योरी को कन्वर्ट करते हैं लॉ में। Statement of fact to describe on an action और set of action। तो फिर जो बार बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस थ्योरी के ऊपर और बार बार एक्सपेरिमेंट हमारे पास आ जाते हैं, वही डेटा आ जाता है, तो फिर हम कहते हैं ये हमारे पास एक सेट हो गया है, तो फिर हम उस सेट का नाम देते हैं लॉ। एक्सप्लेनेशन: साइंटिस्ट्स ट्राई their best to disprove the theory by disproving the hypothesis। साइंसदान ये कोशिश करते हैं कि पहले हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करते हैं, गलत साबित करते हैं, उसके बाद फिर थ्योरी गलत हो जाती है खुद ब खुद। जब थ्योरी गलत हो जाती है तो फिर हम उसको लॉ कंसिडर नहीं कर सकते, फिर दोबारा हम हाइपोथेसिस करते हैं और फिर वही बायोलॉजिकल मेथड दोबारा फॉलो करते हैं और बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर थ्योरी बन जाती है, फिर उसके बाद लॉ। अ साइंटिफिक लॉ इज़ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। तो फिर ये जब बार बार हम थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर वो सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो एक यूनिफॉर्म डेटा हो जाता है, यूनिफॉर्म डेटा हमारे पास आ जाता है, तो फिर हम कहते हैं ये एक लॉ है। फॉर एग्जांपल, मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी, हमारे पास बायो में ये एक लॉ है जो जेनेटिक्स में हिसाब होता है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये फिज़िक्स में है। बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस, ये केमिस्ट्री में है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन। The collected data is further processed by the application of statistical method like ratio and proportion। अब जो हम हाइपोथेसिस के ज़रिए हाइपोथेसिस के बाद फिर होता है डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम जो हाइपोथेसिस प्रूव करते हैं और फिर डेटा आ जाती है हमारे पास, फिर नेक्स्ट हाइपोथेसिस प्रूव करते हैं। तो फिर जो हमारे पास 2-3 हाइपोथेसिस आ जाते हैं तो फिर हम उसमें इक्वलिटी शेयर करते हैं। अगर 2 हाइपोथेसिस हमारे पास हम कंपेयर करते हैं तो फिर ये हमारे पास रेशो आ जाती है, और अगर दो रेशो को आपस में इक्वल करते हैं फिर वो हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाता है। तो a ratio is a relationship to relative size between two quantities of same kind, such as a number of people to a number of people and an amount of money to an amount of money। तो रेशो का मतलब है कि 2 एक जैसे क्वांटिटीज़ के दरमियान कोई ताल्लुक। किस तरह? अब पीपल के साथ, मनी को मनी के साथ, या आप यहाँ पे देख सकते एग्जाम्पल है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, अब इन्फेक्टेड पीपल हमारे पास है 150 और हेल्थी पीपल है हमारे पास 50। तो हम इसमें रेशो मालूम करते हैं 50:150। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1:3। तो इससे हमें पता चलता है कि 3 गुना इन्फेक्टेड पीपल ज़्यादा है हेल्थी पीपल से। तो रेशो का यही मतलब होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन is simply a mathematical statement when 2 ratios are equal। अब हम प्रोपोर्शन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक रेशो और दूसरी रेशो हमारे पास इक्वल आ जाए तो फिर हम उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। किस तरह इक्वल? अब वहाँ पे हमने कहा कि 1:3 इज इक्वल टू, फिर आ जाए 1:3। तो अब दोनों रेशो अगर हमारे पास बराबर आ जाए तो हम इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे मैं पहले समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 50 स्पैरोस को बाइट करवा ले, बाइट किसी मॉस्कीटो के ज़रिए, मॉस्कीटो, तो फिर हम ये फाइंड करेंगे कि अगर 50 स्पैरो को बाइट करवा ले मॉस्कीटो के ज़रिए तो कितनी इसमें मलेरियल होगी। सपोज़ ये हमारे पास अननोन है। और दूसरी हम कहते हैं कि अगर 10 को हम बाइट करवा ले 10 स्पैरोस को, तो हमारे पास 6 स्पैरो को मलेरिया लग जाती है। तो अब यहाँ पे 2 रेशोज़ हमारे पास आई है। एक है 10:6, दूसरी है 15:A। अब 3 इसमें नाउन है और एक अननाउन है, तो इसी तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 50:A, फिर डबल रेशो यानी प्रोपोर्शन 10:6। तो 50/A इज इक्वल टू 10/A। तो हम फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आ जाता है 300 इससे, और इससे आ जाता है A10। तो फिर इसको डिवाइड करते हैं, इससे आ जाता है 30। तो A इज़ इक्वल टू 30। तो फिर हमें इससे पता चल जाता है कि अगर 50 स्पैरो को हम बाइट करवा ले तो हमारे पास 30 इन्फेक्ट हो जाती है।
तो जो एग्जाम्पल मैंने हल किया वो यहाँ पे है. एग्जाम्पल, इफ बायोलॉजिस्ट वांट्स टू नो हाउ मेनी स्पैरोज would be infected with malaria if he allows Culex mosquito to bite 50 sparrows. In this case, he applied proportional rule. Previously, in one of his experiment, he already noticed that if he allows Culex mosquito to bite 10 sparrows, 6 out of them got malaria. तो ये है वो proportion. अब ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, सी एलिमेंट, डी एलिमेंट्स. इसमें बी एलिमेंट सपोज 50 है, सी एलिमेंट 6 है, डी एलिमेंट 10 है. तो इसमें से हम ए एलिमेंट को फाइंड करते हैं. तो इस तरह मैंने कहा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए को 10 के साथ, फिर 6 को 50 के साथ, तो इससे 300 आ जाता है और 10a. तो फिर 10 को बोथ साइड डिवाइड करते हैं, इससे 30 आ जाता है. It means that if allows Culex mosquito to bite 50 sparrows, 30 out of them will get malaria. तो इससे हमें पता चल जाता है कि किस तरह हम एक एलिमेंट को मालूम करते हैं और 3 एलिमेंट अगर हमें दिए गए हैं. तो डियर स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था. होप आपको समझ आया होगा. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम.